दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की। दरअसल उसी जिले में एक गांव होता है और उसी गांव का रहने वाला होता है पंकज कुमार। पंकज कुमार जो कि इस गांव के अंदर एक अपना कपड़ा बेचने का दुकान किया करता था। इसकी कपड़ा बेचने की दुकान बहुत अच्छी खासी चला भी करती थी, जिससे कि पंकज अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त गुजरता चलाता है, पंकज की दुकान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगती है। दिन रात इसकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। लेकिन पंकज बेहद ही कंजूस और लालची किस्म का आदमी होता है। वो इतना ज्यादा कंजूस होता है कि अगर दूध पीते समय दूध में अगर उसकी मक्खी की जाया करती थी, तो पंकज उस दूध की मक्खी के बाहर निकालकर फेंक देता था और फिर उस दूध को पी लिया करता था। वो इस किस्म का कंजूस और लालची इंसान था। पंकज कुमार के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है, जिसका नाम आरजू होता है। आरजू एक ऐसी महिला होती है जो बहुत ही लालची किस्म की तो नहीं होती है, लेकिन मुझे सजने संवरने का काफी ज्यादा शौक भी होता है। और आरजू के पास इस समय केवल अपनी 3 साड़ियां होती है और इन्हीं 3 साड़ियों को वो बदल बदल करके पहना करती थी, क्योंकि कभी भी इसका पति इसके लिए नई साड़ी खरीद करके नहीं लाया था। आरजू हर समय अपने पति से सिर्फ एक ही बात कहती थी कि मुझे कोई एक छोटा मोटा सोने का हार खरीद कर दे दो, लेकिन इसका पति एक कान से सुनता और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करता था। पिछले 1 साल से आरजू केवल इससे एक सोने का हार ही मांग रही थी। और इस तरह से जब आरजू काफी ज्यादा मांगते मांगते परेशान हो जाती है, तो फिर वो कोई बीच का रास्ता निकालने के बारे में सोचने लगती है। आरजू एक हार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, और हार को हासिल करने के लिए आरजू बहुत बड़े बड़े 2-3 कांड भी करने वाली होती है। समय गुजरता चला जाता है और दूसरी तरफ पंकज की दुकान लगातार तरक्की कर रही थी। अब जैसे ही उसकी दुकान बहुत ज्यादा चलने लगती है, तो पंकज सोचने लगता है कि मुझे इस दुकान पर कोई एक अच्छा सा नौकर रखने लेना चाहिए। लेकिन नौकर की बात को सोचने के बाद वो इस बात को भी सोचने लगता है कि नौकर तो मैं रख लूंगा, लेकिन मुझे उसे पैसे भी देने होंगे। और इस तरह से लालच का वशीभूत होकर वो अपनी दुकान पर नौकर ही नहीं रखता है, लेकिन उस दुकान पर इतना ज्यादा काम बढ़ जाता है कि अब पंकज नौकर रखने के लिए मजबूर हो जाता है। और एक दिन पंकज अपनी पत्नी आरजू से कहने लगता है कि देखो, मेरी दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान भी रहने लगा हूँ। मुझे शायद अब एक अच्छा सा नौकर रख भी लेना चाहिए। आरजू अपने पति से कहती है कि देखो, तुम्हें एक ऐसा नौकर रखना चाहिए जो कि दुकान पर भी कामकाज करे और घर के भी छोटे काम मोटे कामकाज कर सके। और इस तरह से पंकज के दिमाग में ये बात बैठ जाती है और पंकज अब इसी गांव के अंदर किसी अच्छे से लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। पंकज कुमार की ये तलाश उस समय खत्म हो जाती है जब उसे एक विकास नाम का बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का मिल जाता है। विकास से वो कहने लगता है कि विकास, तुम्हें मेरे दुकान पर नौकरी करनी है, साथ ही घर के भी कुछ छोटे मोटे कामकाज करने हैं, और महीने का 15,000 रुपए मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। विकास को काम की जरूरत होती है तो विकास भी मान जाता है। और इसके बाद पंकज विकास को लेकर अपने घर पर आ जाता है, अपनी पत्नी से मिलवाता है। और जब विकास की नजर इसकी पत्नी पर पड़ती है, तो विकास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आज तक विकास ने इतनी खूबसूरत महिला जीवन में कभी देखी ही नहीं होती है। और जब पंकज की पत्नी आरजू की नजर इस विकास नौकर पर पड़ती है, तो ये महिला भी विकास की तरफ पहले ही दिन आकर्षित होना शुरू हो जाती है। खैर, इसके बाद ये पंकज कुमार अपने इस नौकर को ये सारे कामकाज समझा देता है और कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ दुकान पर भी काम करना पड़ेगा, और इस तरह से तुम ऐसा करना है कि कल सुबह के 8 बजे तुम सीधे मेरे दुकान पर ही पहुंच जाना। और इस तरह से अब पंकज की दुकान पर ये विकास नाम का लड़का जो है वो काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही विकास इसकी दुकान पर काम करने लगता है, तो पंकज की दुकान और ज्यादा तरक्की करने लग जाती है। और विकास एक ऐसा लड़का होता है जो अपने इस मालिक का भरोसा बिल्कुल जीत चुका होता है। इसका मालिक इस पर काफी ज्यादा भरोसा भी करने लगता है, विश्वास करने लगता है, और यही विश्वास एक दिन विश्वासघात में बदलने वाला होता है। विकास को पंकज की दुकान पर काम करते हुए तकरीबन 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, और इन 1 महीनों के अंदर ही पंकज कुमार की पत्नी जो आरजू होती है, वो इस नौकर की तरफ इतनी ज्यादा आकर्षित हो जाती है कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती है। आखिरकार एक ऐसी तारीख भी आ जाती है जिसमें 10 अक्टूबर 2025 की सुबह करीब 8:30 बजे के वक्त आसपास का वक्त होता है। पंकज अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो खाना खाता है और खाना खाने के तुरंत बाद अपने घर से चाबी लेकर के दुकान पर चले जाता है। दुकान का ताला खोलता है और उसमें वो साफ सफाई करता है और फिर अपनी दुकान पर वो बैठ जाता है। थोड़ी ही देर के बाद जो इसका नौकर विकास होता है, वो भी कामकाज करने के लिए अपने मालिक की दुकान पर पहुंच गया था, क्योंकि उसकी भी ड्यूटी उसी टाइम पर लगी हुई थी। अब जो विकास होता है वो अपने टाइम पर तो पहुंच जाता है, लेकिन पंकज कुमार आज अपना खाना घर पर ही छोड़ आया था, क्योंकि पंकज अक्सर ही अपना दोपहर का खाना जो है वो अपनी दुकान पर सुबह में ही ले जाता था। लेकिन अब जैसे ही पंकज को खाने वाली बात याद आती है, तो पंकज कुमार तुरंत अपनी पत्नी आरजू के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि आज मैं घर पर खाने की टिफिन भूल चुका हूँ, तो तुम टिफिन लेकर दुकान पर ही आ जाना। और इसके बाद इसकी पत्नी आरजू तुरंत उस टिफिन को घर से उठाती है और दुकान पर चली जाती है। और जैसे ही दुकान पर पहुंचती है, तो उसकी नजरें अब उस नौकर विकास
विकास से मिल जाती है और विकास को देख करके आरजू उस पर मोहित हो जाती है। आरजू कई दिनों से इस बात को सोच रही थी कि मुझे कब मौका मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो खाने का टिफिन रखने लगती है तो विकास अब इसकी सुंदरता को देखकर कहीं ना कहीं इस पर फिदा हो जाता है। विकास भी इस महिला की तरफ लगातार देखे ही जा रहा था, लेकिन पंकज अपनी पत्नी आरजू से कहने लगता है कि देखो 2 दिन के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा और दिल्ली से मुझे दुकान का सामान भी खरीदना है और मैं 2 दिन बाद ही अब घर पर लौटूंगा। और जैसे ये बात आरजू को कही जाती है तो आरजू जो होती है वो बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि आज उसके पास बेहद ही अच्छा मौका था। वो अपने नौकर के साथ समय भी गुजारना चाहती थी और उन नौकर के साथ समय गुजारने के बाद उसका जो चाहत थी वो भी उसे वो करवाना चाहती थी, वो चाहत अपनी पूरी करवाना चाहती थी। और फिर उसका पति ये सब बातें कह करके दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। लेकिन अब आरजू अपने नौकर से कहने लगती है कि विकास तुम्हें आज सारा दिन दुकान भी संभालनी है, क्योंकि तुम्हारे जो मालिक है वो तुम पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं और मैं अब अपने घर पर जा रही हूँ, लेकिन रात को जैसे ही तुम दुकान बंद कर देना तो चाबी मुझे ही दे करके जाना। इस तरह से विकास भी मान जाता है, लेकिन अब आरजू की हद और आगे बढ़ जाती है। आरजू विकास से कहने लगती है कि आज तुम्हारे पास बहुत बड़ा मौका है। तुम तो जानते हो कि तुम्हारा मालिक तो है जो है वो दिल्ली के है और आज मैं घर पर भी बिल्कुल अकेली हूँ और आज तुम्हारे पास इतना बढ़िया मौका है कि तुम अगर इस मौका को भुनाना चाहते हो तो मेरे घर पर रात को जरूर आना। जैसे ही ये बात कही जाती है तो विकास सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये कैसी महिला है, लेकिन विकास भी इस बहती गंगा में अपनी हाथ धोना चाहता था और इस तरह से इन दोनों का प्लान बनकर के तैयार हो जाता है। लेकिन अब आरजू इस नौकर से कहने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ समय तो गुजारना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे भी देने होंगे, क्योंकि मुझे एक सोने का हार खरीदना है और मुझे सोने के हार खरीदने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम तो जानते हो कि मेरा पति बहुत कंजूस है, वो मुझे कभी पैसे ही नहीं देता है। और इस तरह से विकास अब इस महिला की सारी बातों को मान जाता है। विकास कहने लगता है कि महीने में मुझे जितने भी सैलरी मिलेगी उनमें से 5,000 रुपए मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। और इस तरह से ये आरजू जो है वो बहुत खुश हो जाती है। आरजू इसे कहती है कि आज रात तुम मेरे घर पर जरूर आ जाना। और इस तरह से 2-4 बातें कहने के बाद ये आरजू जो है वो अपने घर पर आ जाती है। शाम हो जाती है, शाम से रात भी हो जाती है। आरजू अपने बेटे के लिए खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद वो बबलू को खाना खिला करके कमरे के अंदर सुला देती है। तब तक तकरीबन रात के 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। विकास अपनी दुकान को ताला लगाता है और ताला लगाने के बाद वो चाबी देने के लिए अब इस महिला के घर पर आता है। आरजू के घर का दरवाजा खटखटाता है। आरजू अपने घर का दरवाजा खोल देती है। आरजू देखती है कि उसके घर के ठीक सामने उसका नौकर विकास खड़ा होता है और विकास को देख करके आरजू जो थी वो बेहद खुश थी, क्योंकि आज आरजू के 2 काम सफल होने वाले थे। इस तरह से आरजू अब अपने इस नौकर विकास को लेकर के कमरे के अंदर चली जाती है और कमरे में जाने के बाद सारी हदें पार कर दी जाती है। विकास और साथ में ये जो आरजू होते हैं वो दोनों अपनी मनमर्जी से गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक कि दोनों का मन नहीं भर जाता है, दोनों का जब तक मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे ही दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो विकास चाबी दे करके अपने घर लौट आता है। जैसे ही 2 दिन का और वक्त गुजर जाता है तो उसका जो मालिक पंकज होता है वो दिल्ली से माल लेकर के वापस लौट चुका था, लेकिन उसके पीठ के पीछे उसकी पत्नी आरजू और इस नौकर विकास का प्रेम प्रसंग चल पड़ता है। इस तरह से अब आरजू को जब भी समय और मौका मिलता था वो अपने नौकर विकास को अपने घर पर ही बुला लिया करती थी और इसके साथ वो अपना वक्त गुजार लिया करती थी। आखिरकार कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद विकास को पहली सैलरी मिलती है और पहली सैलरी में से विकास जो होता है वो इस महिला आरजू को 5,000 रुपए भी दे देता है। लेकिन पैसे लेने के बाद आरजू अब सोचने लगती है कि मुझे हार खरीदना है और हार खरीदने के लिए मुझे 1 से 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। आखिर मैं कब तक ये पैसे ऐसे ही इकट्ठा करूंगी। और इस तरह से ये महिला विकास से कहने लगती है कि विकास तुम्हें मेरे दुकान के अंदर ही अपने मालिक के गले से अब चोरी करनी पड़ेगी और जितना भी तुम चोरी करोगे आधा हिस्सा में से तुम रख लेना और आधा हिस्सा मुझे दे देना। इस तरह से विकास कुमार फिर मान जाता है और विकास कुमार जो है वो अब ऐसा ही करने लग जाता है। वो कुछ दिनों तक गले में से कुछ चोरी करता था, चोरी करने के बाद कुछ पैसे वो अपने इस मालकिन को दे दिया करता था और कुछ पैसे अपने पास रख लिया करता था। लेकिन विकास लगातार इस महिला आरजू के पास आता रहता है। वो दिन में कई बार इसके घर पर आने जाने लगता है, जिसकी वजह से पड़ोसियों को इस पर काफी ज्यादा शक होने लग जाता है। लेकिन पड़ोसियों में से एक पड़ोसी जिसका नाम दिनेश होता है, एक दिन वो पंकज से कहने लगता है कि तुम्हारा नौकर विकास जो है वो तुम्हारे घर पर बहुत आता जाता है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता है। और इस तरह से पंकज को अपने नौकर विकास पर शक हो जाता है और इस तरह से आखिरकार एक ऐसा दिन भी आ जाता है जिसमें पंकज अपने इस नौकर से कहने लगता है कि विकास तुम जो है दुकान का काम जो है वो छोड़ दो, मैं अब अपने आप अपनी दुकान को संभाल लूंगा। और इस तरह से अब विकास को इस दुकान से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही ये बात उसकी पत्नी आरजू को पता चलती है तो आरजू जो है वो बेहद परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि अब मैं हार कैसे खरीद पाऊंगी। और फिर इस तरह से कई दिनों के वक्त गुजर जाने के बाद आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है, 2 नवंबर 2025 का वो दिन होता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। आरजू अपने घर में बिल्कुल अकेली बैठी होती है। इस समय आरजू की एक पड़ोसन जिसका नाम सावित्री होता है वो इसके पास आ जाती है। सावित्री आरजू से कहने लगती है कि
आरजू मैं कई दिनों से तुम्हारे घर पर आती जाती रहती हूँ, तुम जो है बहुत बुझी बुझी उदास रहती हो, आखिर बात क्या है। इसके बाद वो अपनी सहेली सावित्री से कहने लगती है कि देखो सावित्री, मुझे एक सोने का हार खरीदना है और हार खरीदने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं हो रहे हैं। तुम तो जानती हो कि मेरे पति बहुत कंजूस है, वो मुझे कभी पैसे देने वाला है ही नहीं। पिछले 1 साल से मैं उसको यही बात बोलती आ रही हूँ कि मुझे एक सोने का हार खरीद कर दे दो, लेकिन वो मुझे कुछ भी ऐसा करने नहीं देता है। अब सावित्री अपनी सहेली आरजू से कहने लगती है कि देखो आरजू, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा सुनार है और उस सुनार का नाम अनूप है और वो नाड़े का भी ढीला है और एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही जो है बहकावे में आ जाता है। अगर तुम उसके पास जाती हो तो तुम्हारा काम बन सकता है। ये बातें सुनकर आरजू अपनी सहेली सावित्री से कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उससे एक सोने का हार जरूर ही लेकर आऊंगी। और इस तरह से अब ये महिला अपने मन में ठान लेती है कि मुझे अनूप सुनार से मिलना है और उससे सोने का हार जो है वो फ्री में लेना है। 3 नवंबर 2025 की सुबह 10 बजे के आसपास का वक्त होता है और ये महिला जो है वो अनूप सुनार के दुकान पर चली जाती है। उस समय दुकान पर कोई भी तीसरा या दूसरा ग्राहक नहीं होता है और जैसे आरजू जो है वो सुनार की दुकान में प्रवेश करती है, तब उसकी नजर इस महिला आरजू पर पड़ जाती है। आरजू की सुंदरता और खूबसूरती को देखकर अनूप मुस्कुराता हुआ कहने लगता है कि भाभी जी, आप बहुत दिनों के बाद दुकान पर आई हो। तभी ये महिला आरजू उस सुनार से कहने लगती है कि दुकान पर तो मैं आ गई हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक सोने का हार खरीदना है और मेरे पास पैसे नहीं है। तभी अनूप कहने लगता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हार फिर भी देने के लिए तैयार हूँ। अब अनूप जो होता है वो इस महिला से कहता है कि तुम्हारे पति के पास इतने पैसे है क्या कि वो तुम्हारे पति के पास है नहीं है कि तुम्हें वो हार नहीं खरीद के दे सकता है। तो वो कहती है कि मेरा पति किसी काम का नहीं है, ना तो वो मुझे रात को खुश करता है और ना ही वो मुझे समय देता है और ना ही वो मेरे लिए कोई गहने वगैरह खरीद पाता है। जब ऐसी बातें ये महिला कह रही होती है तो अनूप इसका इशारा समझ चुका होता है। अनूप जो था वो लंगोट का ढीला था। वो इस महिला से कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ वक्त गुजार लेती हो तो मैं तुम्हें कई गहने दे सकता हूँ और आरजू भी तो यही चाहती थी। और इस तरह से अनूप अब कहने लगता है कि देखो, आज मेरी पत्नी मेरे घर पर नहीं है, वो अपने मायके चली गई है और फिर 2 दिन के बाद ही लौटेगी। अगर तुम्हारे पास आज रात को समय हो तो तुम मेरे घर पर आ सकती हो। और इस तरह से आरजू जो है वो बहुत खुश हो जाती है। आरजू अब सोचने लगती है कि मुझे अब सोने का हार जरूर मिल जाएगा। उसके बाद आरजू आज के समय में तो अपने घर पर वापस आ जाती है, लेकिन घर पर वापस आने से पहले वो सुनार को बोल कर आती है कि आज रात किसी भी तरीके से मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। लेकिन जैसे ही आरजू अपने घर पर पहुंच जाती है तो इसके बाद वो पूरे परिवार के लिए खाना वगैरह तैयार करती है और खाना तैयार करने के बाद वो अपने पति को भी खाना खिलाती है और अपने बेटे बबलू को भी खाना खिलाती है। रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और जैसे ही इसका पति सो जाता है, इसका बेटा बबलू भी सो जाता है, तो फिर महिला आरजू का आगे का काम शुरू हो जाता है। आरजू दबे पांव अपने घर से बाहर निकल जाती है और थोड़ी ही देर में आरजू अब इस अनूप के घर के सामने पहुंच जाती है। घर के दरवाजे पर हल्के हल्के हाथों से दस्तक दी जाती है और अनूप घर का दरवाजा खोल देता है। अनूप ने आज थोड़ी शराब भी पी रखी थी, जिसके कारण उसको नशा भी हो चुका होता है। और अनूप जब इस महिला को अपने घर के दरवाजे पर देखता है तो अनूप की काया पलट जाती है। अनूप सोचने लगता है कि आज इसकी सारी इच्छाएं जो है वो पूरी होने वाली है। और इस तरह से अनूप अब इस महिला आरजू को लेकर के अपने कमरे के अंदर चला जाता है और ये दोनों अपनी ही रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। ये गलत रिश्ते तब तक कायम किए जाते हैं जब तक कि दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, जब तक दोनों का मन भर नहीं जाता है। अब जैसे आरजू और अनूप सुनार का ये काम खत्म हो जाता है तो आरजू अब अनूप से कहने लगती है कि देखो, मुझे सोने का हार जल्दी से चाहिए, मुझे सोने का हार कैसे भी चाहिए। लेकिन वहां पर अनूप मुकर जाता है। अनूप जो था वो उसे समझाने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि आज वो पहली बार उसके साथ पहली बार समय बिता रही थी और इसके जस्ट बाद ही वो सोने की हार की डिमांड करने लगती है। अब अनूप जब मुकर जाता है तो अनूप इस महिला से कहता है कि देखो, आज तो मेरे पास कोई सोने का हार बना हुआ है ही नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कल तक सोने का हार बना करके तैयार कर दूंगा। तुम ऐसा करना कि कल रात मेरे घर पर जरूर आना और जैसे ही हमारा यह काम खत्म हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें सोने का हार जरूर दे दूंगा। इस तरह से अब आरजू जो है वो काफी परेशान हो जाती है। आरजू सोचने लगती है कि शायद ये सुनार जो है वो मुझे सोने का हार नहीं देने वाला है। वो परेशान हो जाती है और धक हार कर आज की रात वो अपने घर पर दबे पांव वापस लौट आती है और इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है। अब अगला दिन भी गुजर जाता है और अगली शाम भी गुजर जाती है और जैसे ही रात होती है तो आज भी आरजू अपने पति को खाना खिलाती है, अपने बेटे को खाना खिलाती है। और जैसे ही रात के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो आरजू अपने घर से आज भी दबे पांव निकल पड़ती है और देखते ही देखते आरजू अनूप के घर पर पहुंच जाती है। अनूप अपने घर का दरवाजा खोलता है और फिर इस महिला को लेकर के अपने कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद दोनों आज भी इस गलत काम को करते हैं और इस काम को ये लोग तब तक करते हैं जब तक कि इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही फिर दोनों का मन खुश हो जाता है तो फिर आरजू जो है वो सुनार से कहने लगती है कि आज तो मैं हार लेकर ही जाऊंगी। तो सुनार भी तैयार हो जाता है। सुनार कहने लगता है कि चलो, मैं तुम्हें दुकान में से सोने का
हार दे ही देता हूँ। और इस तरह से अब अनूप सोनार जो है वो इस महिला के सामने अब 3 हार रख देता है। आरजू जैसे ही तीनों सोने के हार के देखती है तो इसके मन में लालच आ जाता है और लालच की वशीभूत होकर ये महिला इन तीनों ही हारों को हासिल करने पर उतारू हो जाती है। अब इसके बाद ये महिला सोचने लगती है कि मुझे ये तीनों हार कैसे हासिल करने चाहिए। अब इसके बाद जैसे ही दोनों के बीच में बातचीत हो रही होती है तो इसी समय अनूप के घर की बिजली चली जाती है और वहां पर उस दुकान में काफी अंधेरा हो जाता है। अब अर्जुन मौका पाते ही उन तीनों हारों में से एक हार अपने हाथ में उठा लेती है और दूसरा हार चुपके से अपने शरीर के नीचे वाले हिस्से में उस हार को छुपा लेती है। ये काम तो कर लिया जाता है लेकिन बिजली वहां पर फिर भी नहीं आती है। जैसे तैसे करके अनूप अपने घर का इन्वर्टर चलाता है और फिर लाइट उस दुकान के अंदर आ जाती है और इसके बाद अनूप देखता है कि उसके पास वहां पर 3 हार में से 2 हार गायब थे, जिनमें से एक हार इस महिला के हाथ में होता है और दूसरा हार पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। अनूप इस महिला से कहने लगता है कि मेरा जो तीसरा हार है वो कहाँ पर है। ये महिला जो है वो मुकर जाती है, कहने लगती है कि मेरे सामने भी 3 हार थे लेकिन जो एक हार गायब हुआ है उसका बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। उसके बाद ये सुनार इस महिला की तलाशी लेना शुरू कर देता है और अनूप इस महिला की तब तक तलाशी लेता है जब तक कि इसको हार मिल नहीं जाता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी अनूप उस हार को हासिल करने में कामयाब नहीं होता है क्योंकि अनूप नहीं जानता था कि इस महिला ने उस हार को कहाँ छुपा दिया है। अब इसके बाद अनूप जो है वो थक हार करके इस महिला से कहने लगता है कि तुम ऐसा करो कि एक हार ले जा सकती हो और दूसरा हार यहीं पर छोड़ दो और तीसरा हार तो मैं खुद ढूंढ ही लूंगा, अगर मुझे मिल जाता है तो ठीक बात है। और इसी तरीके से आरजू जो है वो अब इस दुकान से बाहर निकलती है और धीरे धीरे कदमों से वो अपने घर तक पहुंच जाती है। लेकिन तब तक उसके शरीर में के हिस्से में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और जैसे ही उसको दर्द होने लग जाता है तो आरजू सोचने लगती है कि मुझे अपने शरीर के नीचे के हिस्से से हार को निकाल लेना चाहिए। इसके बाद ये टॉयलेट में जाती है और उस हार को अपने निकालने लगती है। तभी इसको काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और इसके सारी शरीर से काफी ज्यादा जो है ब्लड आने लगता है। जब तक वो ब्लड नहीं रुकता है तब तक इसका दर्द जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। दर्द इतना ज्यादा होने लगा था कि ये महिला जो थी वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उसने हार यहाँ पर क्यों छुपाया था। इस तरह से ब्लीडिंग जो थी वो और ज्यादा तेज होने लगी थी। मजबूर होकर ये महिला अपने पति को नींद से जगा देती है और नींद से जगाने के बाद जब उसका पति देखता है कि इसके शरीर से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो पंकज कुमार के भी वहां पर होश उड़कर रह जाते हैं। पंकज अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसके बाद वहां पर ये महिला मजबूर होकर के अपने पति को पूरी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाती है और जब ये महिला अपने पति को पूरी कहानी सुनाती है तो इसके पति पंकज के भी होश उड़कर रह जाते हैं और इस तरह से अब ये महिला धीरे धीरे करके वहां पर बेहोश होना शुरू हो जाती है। लेकिन पंकज सोचने लगता है कि उसकी पत्नी शायद जो है वो इस दुनिया से जाने वाली है तो इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इस तरह से पंकज अपनी पत्नी को लेकर के रात के 1 बजे के आसपास हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अस्पताल में पहुंचने के बाद ही वहां पर इस महिला आरजू का उपचार शुरू कर दिया जाता है लेकिन डॉक्टर कहने लगते हैं कि इसका ब्लड जो है वो काफी बह चुका है और इसकी जान बचना बहुत मुश्किल है। और फिर इसके बाद डॉक्टर जो है वो अपना आगे का काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 4 घंटे के अंदर ही आरजू जो होती है वो इस दुनिया से जा चुकी होती है और इस तरह से आरजू अपने एक सोने के हार को अपने नीचे के अंगों में छुपा लिया था जिसकी वजह से उसे ओवर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लड इतना ज्यादा बह जाता है कि इसे हॉस्पिटल में ले जाने के बाद ये इस दुनिया से चली जाती है। आरजू ने एक हार को पाने के लिए मौत को गले लगा लिया था। कई हद तक इसका पति पंकज भी इस मौत के लिए जिम्मेदार था क्योंकि पंकज कुमार अपनी पत्नी को इच्छाओं को पूरी ही नहीं करता था जिसकी वजह से उसकी पत्नी जो है दुनिया से चली गई थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।